सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, कोई भी काम आसान नहीं बजुज़ उसके जिसको तू आसान कर दे, और तू तो जब चाहे संगलाख ज़मीनों को भी नर्म व हमवार कर दे। बात करेंगे तब्दीली के इस सफ़र की जिसने हमारी ज़िंदगियों का रुख ही तब्दील करके रख दिया है। गुड गवर्नेंस की रोज़ नित नई दास्तानें रकम हो रही हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनकी मौजूदगी भी डॉलर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। स्टॉक मार्केट में अब तक 133 अरब रुपए के लगभग रकम डूब चुकी है। लेकिन इरशाद ये है कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगियों में मुश्किल वक्त, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो वी विल हैव टू मैनेज। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज है। मरीज रुल रहे हैं, लेकिन तब्दीली वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। रेट ऑफ द गवर्नमेंट के साथ जो फुटबॉल केपीके में खेली जा रही है, उस पर वक्त का नीरू क्या कहता है, ये जानेंगे बस सबसे थोड़ी ही देर में। केपीके हुकूमत डॉक्टर्स की मिन्नतें तरले करने पर उतर आई है। फवाद द ग्रेट चौधरी एक मरतबा फिर बोले, जहन में आता है कुछ इलाज इसका भी है, चारा गरा है कि नहीं, लेकिन कुछ मर्ज वाकई लादवा होते हैं। फवाद चौधरी साहब बताते हैं कि नालायक जज बहुत बड़ा अजाब होता है। नालायक वज़रा के बारे में नहीं बताया उन्होंने कि वो क्या होता है। फरमाते हैं इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस का एहतसाब होना चाहिए। वक्त का रावी ये सोच रहा है कि आमराना और जमहूरी दौर में वजीर बनने वालों के साथ क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन है। इमरान खान साहब के इस्तीफे के हवाले से पंजाब असेंबली ने एक करारदाद पास की है। बसा आरजू के खाकशुद, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकेगा। शहबाज शरीफ साहब का कहना है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर चुका है, लेकिन क्या ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है? ऑब्जेक्शन किस बात पे, एतराज क्या है? चेहरे बदल गए हैं, सिर्फ ये। इस कुछ मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब डॉक्टर असद अशरफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, पाकिस्तान पार्टी से, और डॉक्टर रमेश कुमार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अपने तमाम मौजूद मेहमानों को शो में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे पीटीआई की जानिब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर, घबरा तो नहीं रहे हैं आप? आपको घबराना चाहिए, आप नए चैनल में आए हैं। मुबारक देता हूं मैं आपको। अच्छा, लेकिन मुझे देख के लग नहीं रहा होगा आपको कि मैं घबरा रहा हूँ या मैं पहली मर्तबा कोई नया काम कर रहा हूँ। ये मुझे बताइएगा सर, ये तब्दीली का सफर चल रहा है, आपने पंजाब असेंबली में करारदाद पास करा डाली है, ऐसा हो सकता है? कैसे मुमकिन है ये? सिर्फ आपके कहने पर महज एक करारदाद हुक्मरानों का, वक्त के हाकिमों का हाथ रोक लेगी, उनकी तब्दीली के सफर को, उनकी तब्दीली के पहिए को ब्रेक लग जाएगी? इज दैट रियली पॉसिबल? देखिए, जैसे आपने शुरू में आयत पढ़ी और ये कहा कि इस तरह शुरू हुआ, इन्होंने भी अपनी हुकूमत जो है पीटीआई में आवाम को ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन से शुरू की थी, और फिर इन्नल्लाह मा साबरीन पे आते हुए अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ गामज़न है।
तो ये लोगों की ख्वाहिश है इस वक्त, और उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ये करारदाद पेश की गई है। मकसद ये देखें, वहाँ जब आएगी तो देखा जाएगा कि पास होती है कि नहीं, लेकिन एक इशू है और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जिस तरह इस मुल्क को रूल किया जा रहा है या किया गया है, आप देखें ना, रमज़ान के महीने में भी बरकत नहीं है, शिकस्त पे शिकस्त हो रही है हमारी क्रिकेट टीम को। और कहते थे जब ऊपर सब सही हो तो फिर कप्तान सही हो तो फिर सब कुछ सही होता है। अब सिलेक्शन टीम को दें, इल्ज़ाम दें, या फिर टीम को जो खेल रही है। इसी तरह हुकूमत भी जो है, हुकूमत को इल्ज़ाम दें या इनके सिलेक्टर्स को इल्ज़ाम दें कि हुकूमत इस बुरी तरह फेल हो रही है। जितने पुशअप ये लगा रहे हैं, डॉलर उसी तरह रेट ऊपर जाई जा रहा है। ज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा हुजूर, मैं ज़रा हुकूमती वर्जन हासिल करने के लिए किसी और की रमेश कुमार साहब को मैं ज़हमत कलाम देना चाह रहा हूँ। रमेश कुमार साहब, बात मुकम्मल हो रही है ना कि उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि जी ये माशी जो बदहाली है ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज कोई बयान कहीं से नहीं आ रहा कि इकॉनमी कहाँ जा रही है। इकॉनमी के साथ ही आपकी नेशनल सिक्योरिटी वाबस्ता है। राइट। रमेश कुमार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, ये डॉलर के सफ़र को, इसको जो बरकत हुई है, नसीब हुई है रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, महंगाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये एक तारीख़ है पाकिस्तान में। इस बात का तो इदराक आपको यकीनन होगा। हुजूर, ये मुझे बताइएगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उनके होते हुए भी उनकी मसीहाई काम क्यों नहीं कर रही? डॉलर का सफ़र जारी सारी क्यों है? नूरुल आरफीन, पहले तो आपको बोल टीवी पे आने पर मुबारकबाद और दुआ है कि आपका अच्छा वक्त यहाँ पे गुज़रे और अच्छे तरीके से आप नीट और क्लीन तरीके से, जो सहाफ़त का एक काम है, और उस तरीके से जैसे माजी में भी आपने बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी काम के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, जिस तरीके से आपने अपनी सहाफ़त के दौरान और अपने प्रोग्राम के दौरान किया है। और आज इस वजह से आज मैं बिज़ी था, मगर मैंने कहा नहीं, आज आप इस प्रोग्राम बोल पे पहली मरतबा आए हैं और मैं आपको बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि माजी की तरह आप अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। देखें, अब आए फाइनेंस के ऊपर। इकोनॉमिकली मुल्क के अंदर क्राइसिस हैं, थे, और अभी आगे भी थोड़ा बहुत रहेंगे। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पॉपुलर फ़ैसले किए जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान पॉपुलर फ़ैसले के साथ शॉर्ट टर्म पॉलिसी को उस तरीके से फोकस नहीं किया गया। ये हमें पता था कि नून लीग की हुकूमत, या पहले क्यू की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 90 की रजीम के बाद जितनी भी हुकूमत आई है, उन सारी हुकूमतों ने कर्ज़े लिए और कर्ज़े भी लेते गए और मुल्क को जो है वो पीछे भी धकेलते गए, और दिन ब दिन इंटरेस्ट हमारे ऊपर बढ़ता गया। मगर इन सारी चीज़ों का हमें पता था, और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस भी किया, मगर उसको सही तरीके से अगर हम और अच्छे तरीके से मैनेज करते तो ये जितने भी क्राइसिस थे, उन क्राइसिस को हम ओवरऑल कर सकते थे। मगर वहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी मिसमैनेजमेंट ज़रूर है, और इस वजह से हमने अपनी टीम के अंदर भी तब्दीली ज़रूर लेके आए हैं। मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो न्यू फाइनेंशियल जो टीम है, उसके साथ हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। मगर कम से कम PMLN, पीपल्स पार्टी या और कोई माजी के हुक्मरानों ने, जिन लोगों ने वजारत या जो लोग पार्लियामेंट के अंदर किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, वो अगर PTI को अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि आज अगर जो भी खमीज़ा भुगत रहे हैं, हाँ, उस चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए था। उसके अंदर ज़रूर हमारी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, मगर ये कहना कि ये PTI की नाअहली की वजह से है या PTI की करप्शन की वजह से है या PTI की, तो वो चीज़ें गलत है। क्योंकि ये माजी से चलती आ रही है और माजी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। हमारी एक्सपर्टीज़ इसके ऊपर अगर ज़्यादा लगती तो हम इन सारी चीज़ों को जो आज बदहाली, जो आज चीज़ें और डीपेंड हुई है, जो ख़राब हुई हैं, उसको हम बचा सकते थे, जिस बचाने में मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी नहीं हुई है।
और उसको हमें अच्छे तरीके से आवाम के दर्द का महसूस करते हुए, रमज़ान का महसूस करते हुए, मुल्क की हालात को देखते हुए हमें और अपने एफ़र्ट्स लेने चाहिए। हमारी सियासी एफ़र्ट्स हो, हमारे मेंटली एफ़र्ट्स हो, हमें उस चीज़ के ऊपर बगैर, और मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके ऊपर मिल के काम करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुँचाने में, ये आज 207 के करीब इंडियन रुपीज़ के ऊपर चले गए, 172 के करीब हम बांग्लादेश के ऊपर चले गए, 180 के ऊपर हम अफ़गानिस्तान के ऊपर, इवन नेपाल से हम डाउन चले गए। उसका अगर कसूर अगर हम 9 महीने की पीटीआई की गवर्नमेंट को देंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। दुरुस्त है सर, थोड़ा सा इंसाफ मैं चाह रहा हूं कि आपकी मौजूदगी के होते हुए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करता चलूं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर आपके ज़ब्त व तहम्मुल का तो खैर मैं हमेशा से मुतरिफ़ रहा हूं, आपने काफ़ी सब्र किया। सर ये मुझे बताइएगा हुजूर, क्यों पिछली हुकूमतों ने परफॉर्म नहीं किया? ये जो अभी डॉक्टर रमेश कुमार साहब फरमा रहे थे कि 9 महीने या 10 महीने की कारकर्दगी को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये दर हकीकत पिछले वाले मसीहाओं का किया धरा है जो आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, जो आज डॉलर रुपए के साथ कर रहा है। कुछ तो फरमाइए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, आपको नए क़िबले में मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप नई शुरुआत है आपकी। अल्लाह करे कि बाइज़्ज़त मकाम के साथ ज़िंदगी गुजर जाए और अल्फाज जो है ना वो हक़ के अल्फाज हमारी ज़बान से निकल जाए। देखिए कुछ चीज़ों को ये 70-72 घंटे और 70-72 साल और 7 महीने 8 महीने 9 महीने के चक्कर में हमें नहीं डालना चाहिए। 70 साल का मलबा, जब हम 88 की गवर्नमेंट में 18 महीने थे उस वक्त भी हमारे सर पर इसी तरह के अल्फाज थे। उन मार्शल्लाहों को याया ख़ान, अयूब ख़ान, ज़िया-उल-हक़ ख़ान और मुशर्रफ ख़ान, और उनके मुतल्लिक़ तो हमने कभी गुफ्तगू करनी नहीं है, न रमेश कुमार ने, न मैंने, न आपने, और अभी भी नहीं करनी है कि जो जिनके इक़्तिदार जिनके हाथ में है उनके मुतल्लिक़ भी हमने नहीं करना है। ये छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान एक अच्छे गर्दाब में आ कर के दोस्तों ने उसको फंसा लिया, जिनमें मेरा भी नाम शामिल होगा, डॉक्टर रमेश का भी शामिल होगा और आपका भी शामिल होगा, डॉक्टर साहब का भी होगा। निकलना है और निकलना चाहिए हमें। बहुत सारी चीज़ों का पॉलिटिकल फ़ैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में इंतज़ामी फ़ैसलों की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को देखा गया मार्शल्लाहों की निगाह से। वो फ़िक्स मैच थे अफ़गानिस्तान की जंग में भी, और फ़िक्स मैच हुआ मशरक़ी पाकिस्तान के जंग में भी, फ़िक्स मैच हुआ अफ़गानिस्तान के दूसरे मैच में भी, जंग में भी। हम ये नहीं कहते कि ये मैच कौन फ़िक्स करवाता है, चूँकि हम किसी और की कासलेसी पर बैठे हुए हैं। लिहाजा अब ये कह देना रमेश कुमार साहब का कि ये पिछली हुकूमतों का है, हाँ पिछली हुकूमतों का ता है और रहेगा। क्या आपने अपने आप को प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ मैनेज किया है? जवाब रमेश कुमार साहब ने खूबसूरत दे दिया कि हाँ, हम में कमज़ोरियाँ हैं। इन्हीं कमज़ोरियों की बुनियाद पर वो कह देते हैं कि कहाँ से कमज़ोरी शुरू हुआ है, किन लोगों की वजह से शुरू हुआ है, कहाँ उनकी दस्तबाजू बंधे हुए हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार है कि जिसकी बुनियाद पर वो आज पाकिस्तान टेक ऑफ की बजाय बहुत पोजीशन उसकी कमज़ोर हो गई। हाँ, हम देखना अगर इस रीजन की लड़ाई आएगी बीच में तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। सर रीजन की लड़ाई में तो हम बाद में उतरेंगे, पहले हम अपनी बका की जंग तो लड़ लें। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ी सी तवक्कुफ की दरख्वास्त है। असद अशरफ साहब, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि मईशत इसी तरह डूबती रही तो कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। माजी के झरोकों को अगर हम खंगालें तो एक वक्त था कि जब अपोजिशन रहनुमा हुकूमत एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क बाकायदा करार देती रही हैं। आज भी वही सब खेल, ज़रा थोड़ा सा अंदाज़े जिसको कहते हैं तरीक़ा वारदात थोड़ा सा अलग है। आज भी वही सब कुछ हो रहा है, काम सारे वही हैं। ये मुझे बताइएगा, एक दूसरे को पहले सिक्योरिटी रिस्क करार देना और फिर उसके बाद फिर हुब्बे अली में ना सही, बग़्ज़े मुआविया में सही, किसी और एतबार से ही सही, फिर एक दूसरे के मुकाबले आकर के डट के खड़े हो जाना, इसका फ़ायदा किसको होता है आपके ख्याल में? देखिए, इसका फ़ायदा तो हमारे दुश्मनों को ही होता है, और ये बड़ी सिंपल सी बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। आप देखिए रूस के साथ क्या हुआ। रूस क्या, वो उसके पास एम्यूनिशन नहीं था, उसके पास फोर्स नहीं थी, उसके पास किस वजह से कोलैप्स हुआ, किस वजह से टुकड़े टुकड़े हुआ।
यही वजह आज देखें ना डॉलर का क्या हाल हुआ कि नेपाल की करेंसी आपसे स्ट्रांग हो गई है। ये जो आप इनको हर बात पे ये पिछली हुकूमतों को मुर्दर इल्ज़ाम ठहराते हैं। अगर आप इस 14 अगस्त 1947 को अगर आप पीटीआई को हुकूमत दे देते तो उस वक्त भी इन्होंने अंग्रेज़ों को कहना था कि वो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। भाई आगे बढ़ें, कुछ करके दिखाएं। ये चोर के डाकू कहना, लूट के खा गए ये कहना, ये लोगों को पता है कि उस वक्त उनकी जब उन लोगों की हुकूमतें थी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस वक्त उनकी इकनॉमिक कंडीशन मुल्क की क्या थी, उनकी अपनी कंडीशंस कैसी थी। आज देखिए लोग खुद बहुत सड़कों पे निकल रहे हैं महंगाई की वजह से और अपनी परेशानियों की वजह से, जो हाल कर दिया इन्होंने। अभी ओगरा ने 143% जो बढ़ाया था और उसके पैसे अभी आवाम को वापस करने जो प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा किया था और किए हुए भी 3-4 माह हो गए, वापस नहीं दिए अभी तक। उसके बावजूद आपने उसको 45% दोबारा इंक्रीज़ कर रहे हैं और जिससे 175 अरब रुपया फिर लोगों के टैक्स से लेंगे। ये तो कहते थे कि अगर ऊपर आदमी शरीफ बैठा हो, करप्ट ना हो, ईमानदार ना हो और 10 अरब या 12 अरब रुपया, इन्होंने तो ये कहा हुआ है कि रोज़ाना का जो है वो बाहर जा रहा है या चोरी हो रहा है। अब तो वो चले गए हैं। अब तो 9 माह से ये लोग बैठे, अगर उसको 12 अरब को भी रोज़ाना का करें तो 300 अरब है। वो कहाँ गया? जो बाहर से पैसे आ रहे वो कहाँ लग रहे? लोगों को पता लगना चाहिए। उनकी समाजी और उनकी इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, जो कि वो नहीं हो रही। और रोज़ बरोज़ जो है मायूसी की खबरें आ रही, और जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त जिस तरफ जा रहा है उसको अगर इस वक्त ना रोका गया पाकिस्तानी अवाम ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो फिर इसका हाल जो है वो सबके सामने है। जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये खाई की तरफ जा रहे हैं, और उसको रोकना जो है अपोजिशन का और पाकिस्तानी अवाम का फ़र्ज़ है। यही वजह है कि मियाँ नवाज शहबाज साहब ने आज ये बात कही है कि ये जो है ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क की पे हमारे कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। आप देखें ना, आप वहाँ पर IMF के आके बैठ गए हैं, डॉलर जो है वो फ्री कर दिया है सारा कुछ। आपने अपनी फाइनेंस की चाबी जो है गैर मुल्कियों को दे दी कि वो जिस तरह मर्ज़ी हमें मैनिपुलेट करें। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, और इस तरह एटॉमिक पावर्स नहीं चलती। हमें इस चीज़ को यहाँ पर देखना होगा कि हमें क्या एक्शन लेना है और किस तरह इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि हम उस तरफ मत जाएं। ये हर वक्त चोर थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दें, मैं गुंजाइश निकालते हुए यहाँ इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। डूअर्स आर ऑलवेज बेटर देन द नॉन डूअर्स। अभी तक इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। गॉट योर पॉइंट सर। मैं रमेश कुमार साहब से ये जानना चाहूँगा, हुजूर आज इस वक्त के जब मैं यहाँ नाजिल होने वाला था, उससे थोड़े लम्हे पहले इमरान खान साहब के बारे में एक ख़बर चली। फरमाते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पर तशवीश है, लेकिन हम प्राइवेटाइज़ किए बगैर उनकी हालत को इम्प्रोवाइज़ करेंगे। मेरी याददाश्त अगर काम करती है और यूट्यूब इस वक्त तक पाकिस्तान में एक्सेसिबल है, इमरान खान साहब ने यही सारी बातें स्टील मिल के बारे में की थी। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ऊपर से और नीचे से और दाएं से और बाएं से जब ठीक लोग होते हैं, जब फरिश्ते आकर के बैठते हैं, तो फिर हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होती है। हुजूर फरिश्ते आ भी गए, अल्लाह अल्लाह का टाइम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें इतनी हैं जिसकी पोजीशन इतनी वर्स्ट हो गई है, और वहाँ पे हमें, मैं समझता हूँ, बोल्ड और बुलंद डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर हम हर चीज़ वो पॉलिटिकली लेंगे कि हमने अपनी सियासी तकारीर में ये कमेंटमेंट की थी और इस कमेंटमेंट के तहत हमें ये नहीं करना है, तो फिर तो हमें IMF के पास भी नहीं जाना चाहिए था, फिर तो हमें एमनेस्टी स्कीम भी नहीं देनी चाहिए थी। मगर बात यह है कि जब एमनेस्टी स्कीम का एक डिस्कशन हुआ, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी को जब भी रोका जाता है तो लोग ब्लैक मनी अपनी निकाल देते हैं, और उसको स्लोली उसको मौके देके और उसको ख़त्म करना पड़ता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वहाँ पे इसी तरीके से ख़त्म हुआ। अगर टैक्स नेट में लाना है तो उसके लिए भी हमें इसी तरीके से जाना पड़ेगा। अगर हमें सब्सिडी वाले, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, जहाँ पे हमने समझा कि बेहतरी हो सकती, तो PIA में हमने बेहतरी करके दिखाई है। अगर समझते हैं कि स्टील मिल का जो लॉसेस है, वो लॉसेस अगर और 2-3 साल चलेगा तो ये हमारे लिए और डिपेंड हो जाएगा। इस वक्त हमें आज जो है वो प्राइवेटाइज़ करने में फ़ायदा है। दोनों ऑप्शन के ऊपर गौर किया जाता है कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर विदाउट प्राइवेटाइजेशन अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को बेहतर कर सकती है तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। मगर उसको बेहतर करने में आज हमारे जेब की कितनी इजाज़त देती है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं कि आया 2-3 साल उसका नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
हमें अपने मुल्क को भी ऐसे अपना घर समझ के चलाना पड़ेगा। और वो सोचते हुए मैं समझता हूँ कि स्टील मिल को अगर प्राइवेटाइज़ की तरफ जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डिसीशन लेना, बोल्ड और ब्लंट डिसीजन लेना अच्छे लीडर का काम है। और कम से कम उसकी लीडर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो वो जो भी डिसीजन लेगा अवाम का एतमाद उसके ऊपर होगा। और आज इमरान खान को ये जो है वो हासिल है अवाम की तरफ से एतमाद। अवाम का आज भी इतनी महंगाई के बावजूद मगर अवाम को एतमाद है कि एक लीडर जो है वो ईमानदार है, उसकी विल है, वो मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए। और माजी में हमने लोगों को 10-10, 12-12 साल हैं हुकूमतें दी है मगर उन्होंने कोई वायदा नहीं निभाया। ये तो पहली मरतबा आया है, एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है मगर उसकी विल है। ऑटोमेटिक टीम बढ़ती जाएगी, कारवां बनता जाएगा और ये जो है वो सही ट्रैक के ऊपर जाते जाएंगे। और इस वक्त जो हमारी फाइनेंशियल टीम आई है उसके साथ हमारी डायरेक्शन 2-3 महीनों में एक डिक्लेयर हो जाएगी कि हमारी डायरेक्शन क्या बनती है। और वो डायरेक्शन हमारा तयन करेगी कि जिसके बाद जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनल कम्युनिटी और फॉरेन कम्युनिटी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो फेथ डेवलप होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी पाकिस्तान की सिमत किस तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ वेट एंड सी होना चाहिए, जल्दी जो है वो एक एतमाद नहीं खोना चाहिए। और क्रिटिसाइज़ करना और वेलकम करना क्रिटिसिज्म को, ये हमें भी वेलकम करना चाहिए, आपको भी तनकीद करनी चाहिए मगर तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। दुरुस्त है। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हुक्मरानों के ज़ाती खसाइल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अपनी कम अकली के सबब, ये तो उनका पर्सनल मैटर होते हैं या किसी भी शख्स का, किसी भी फ़र्द का। हुजूर ये मुझे बताइएगा कि अगर कोई शख्स ईमानदार है फ़बिहा, अल्लाह ताला उसको अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा 2 जहानों में, लेकिन कोई शख्स अगर बददियानत है तो अल्लाह ताला यहाँ भी दिखाता है और वो भी, ये किताबी बात नहीं है तो खैर हम देख भी रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। हुजूर ये मुझे बताइएगा कि महज ये दयानत का लॉलीपॉप दे करके आप एक बिलक भूखे बच्चे को दूध से उसकी तवज्जो हटा लेंगे? महंगाई से बिलबिलाते अवाम को आप महज किसी की ईमानदारी का लालच दे करके आप उसके आंसू पोंछ सकेंगे? ज़ियाउल हक़ ज़ाती ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, लोग उसे कहते हैं तहज्जुद गुजार था, बहुत कुछ था, लेकिन ज़ियाउल हक़ के दौर में जो कुछ हुआ, उस वक्त जमहूर के साथ जो कुछ हुआ, जमहूरियत के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो हम फरामोश कर पाए हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ों को देखना है। नंबर 1, रमेश कुमार साहब कह रहे थे 2-3 महीने दे दो। रमेश कुमार साहब, आपको हम लोग 100 दिन देते हैं और अगर 100 दिन के बाद आपने पाकिस्तान के इस इक़्तिसादी हालत को पटड़ी पर न ला सके तो क्या आपकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जो आप ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा, क्या वो करेंगे? हम आपको 100 दिन दे रहे हैं, आपने 90 डेज़ मांगा, हमने आपको 10 दिन और भी ग्रेस मार्क से दे दिया। 100 दिन के बाद इस पाकिस्तान के साथ जो गेम खेला जाएगा उसका हिस्सेदार और जो लीडरशिप होगा, जो कि ईमानदाराना तरीके से चला होगा, तो क्या वो ईमानदाराना तरीके के साथ हराम मौत मरने के लिए तैयार होगा? ऐसी बातें, ये एजेंटों की बातें, ये साजिश की बातें, ये एजेंटों की बातें, हम समझते हैं इस बात को कि जहाँ पर ला करके पाकिस्तान को खड़ा किया गया और ईमानदारी का सबूत दिया गया। अखलाकी ईमानदारी किस तरफ है? इक्तिसादी 10 रुपये का ईमानदारी के अपने ज़ाती अखराजात को सामने रख करके बात करो, फिर पता चल जाएगा आपको कि क्या अखराजात आ जाते हैं। ये कंजूस और पैसा खाने वाला नहीं, हमें भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। आज हम भी इस दुनिया में रहते हैं, इसी मार्केट में रहते हैं, हम किसी के लिए उछालेंगे नहीं। हम समझते हैं अगर आपने स्टील मिल को बेचना है तो स्टील मिल के लिए अभी से आपको कह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट का है, उसी वक्त उसकी ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की थी और रहेगी, और उसकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सिंध गवर्नमेंट इसको ले लेगा। सर सिंध में तो सब कुछ ही सिंध गवर्नमेंट का है, मां सिवाय सिंध के अवाम के। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, यहाँ मुझे एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है। आयतुल्लाह दुरानी साहब, मैं बहुत माजरत, एक इमीडिएटली मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम को कुछ मज़ीद आगे ले जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असद अशरफ साहब, ये नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है।
50% गुफ्तगू जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी है, 50% वो ख़याली दुनिया में थे। जो ख़याली दुनिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा वो ये कि इमरान खान एक नातजुर्बेकार, नाअहल और अनाड़ी खिलाड़ी था। उसने खेल के अंदर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लाने का चकमा दिया, जिस खेल की ये अलिफ-बे भी नहीं जानता था। हुजूर 1992 में मेरे घर में बावजूद तमाम तर उसरत के, तमाम तर तंगदस्ती के और फाकामस्ती के एक अदद ब्लैक एंड वाइट सही टेलीविज़न मौजूद था और उस पर इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के निकल गया था। इमरान खान की ये जीत एहसन इकबाल साहब को क्यों नज़र नहीं आई? उन्होंने कौन से वेल्डिंग वाले ग्लासेस पहने हुए थे जिस पे वो वर्ल्ड कप उनके हाथ में आता हुआ नज़र नहीं आया, जिसकी कीमत मैं और आप आजकल चुका रहे हैं। दूसरी बात, मज़ीद फरमाते हैं यूँ लगता है जैसे अनाड़ी के हाथ में उस्तरा दे दिया गया हो और वो उस उस्तरे के साथ पाकिस्तान की मईशत की हजामत कर रहा हो और उस हजामत से पाकिस्तान की मईशत का हर शोबा ज़ख्मी हो रहा है। आपका जवाब? देखिए, वर्ल्ड कप आपने ज़रूर देखा होगा 1992 का, इमरान खान को उठाते हुए और फातिहाना अंदाज में, और पाकिस्तान की उसी का खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। आप देख लें ना, उन्हीं मैचेस में देख लें आप, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में क्या कारकर्दगी थी साहब की। सर 77 रन बनाए थे फाइनल में किए कुछ लोग, और जो थे उस वजह से आप एक मैच जीत के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायद मेरा ख्याल है, दोबारा आप चेक करें अपने रिकॉर्ड को। और ये तो मदीने की पाकिस्तानी कौम को मदीने का, रियासत का दिखा के और कूफे की बस में बैठाने वाले लोग हैं। और इनकी बातें जितना इस 22 साल दौर में जो बातें की गई और जितना थूक के चाटा गया, मेरा ख्याल आज तक किसी में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये बात कही जा रही कि उस तरह जो है एक नातजुर्बेकार के पास आकर बुरी तरह मईशत को वो छील रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि नातजुर्बाकारी हर जगह है यहाँ। देखिए, अगर मुझसे काम नहीं होता तो मुझे ऐसे अपनी टीम लेनी चाहिए जो कि अच्छे और दुरुस्त फैसले करे। अगर IMF में जाना था तो 9 माह इंतज़ार किस लिए किया? क्यों इकॉनमी को इस स्टेज पे ले गए कि आज नेपाल का जो रुपया है वो, उसकी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपये से बढ़ गई है। ये नातजुर्बाकारी है, इस वजह से कहा जा रहा है। किस शोबे में आप देखें कोई ऐसा डिसीजन इन्होंने दिया, जब ये माइक इनके सामने आता है एक ही बात करते हैं, चोर डाकू या फिर पैसे की बात करते हैं। जिस मेहनत से और जिस तरह लोगों से रिक्वेस्ट करके अच्छे तरीके से ये अपनी वो चंदा मुहिम को दुनिया में कामयाब बनाते हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ऐसा काम करते? इनकी फाउंडेशन देखे, जो सरवर साहब की हो, सहारा वाली हो या इनकी हो, ये तो फाउंडेशन, ये इसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्यों नहीं 3-4 सिलाई मशीन्स जो हैं अलीमा बाजी वाली जो डॉलर बनाती हैं, वो दे दें चंद माह के लिए CBR के उधर या स्टेट बैंक को दे दें। ऐसा इनमें क्या, हर दफ़ा जो बात करते हैं उसका यू टर्न ले लेते हैं। इस तरह पॉलिसीज़ नहीं चलती, इस तरह लोगों में एतमाद नहीं आता, इस तरह इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती। टैक्स बढ़ाने से नहीं चलेगी, टैक्स को कम करेंगे तो चलेगी। वो इनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह करना चाहिए। हर बार ये देखते हैं कि अवाम की जेब से कैसा पैसे निकालना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि जी हमने NHA में 10 अरब रुपए की कमाई की, रेलवे में इतने अरब रुपए की कमाई की। भाई कहाँ से कमाई की? जब पूछते हैं तो बताते हैं जी टोल प्लाजा जो पहले 100 रुपये था अब 300 रुपये कर दिया, तो 3 गुना तो बढ़ेगी। ये आमदनी इनकी, इस किस्म की आमदनी है और इस पर ये बड़े शादियाने बुझाते हैं। देखिए, इस तरह नहीं होता कि हर वक्त जो है कौम की जेब पे नजर हो। चलें, रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बाकायदा पूछ लेते हैं कि किस तरह होता है। कोई आइडियाज रमेश साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैं फाइल सही तरह पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना कि राइट सर। रमेश कुमार साहब थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, मैं रमेश कुमार साहब से तो बेहतर वो मोहसिन दावड़ MNA है जिन्होंने देखो 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी, सबको कंसेंसस करवा के। ये एक अलग एक डिबेटेबल इशू है सर, थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। असद अशरफ साहब, मैं रमेश कुमार साहब से बात कर लूँ। रमेश साहब, हुजूर मैं बात करने वाला था KPK में हुकूमती रेट के साथ खेली जाने वाली फुटबॉल मैच की, लेकिन उससे पहले इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट और शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो ये खबर, नईम उल हक साहब के भतीजे शिराजुल हक साहब को नादरा कराची में डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। इतने काबिल हैं कि महज 2 महीने में 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में जंप करवा दिया गया है। ये मुझे बताइएगा हुजूर, इसी का नाम तब्दीली था? क्योंकि जब पिछली हुकूमतें थीं तो हमें ये बताया गया था कि जी अंधा बांट रहा है रेवड़ी और मिल भी अपनों को रही है। ये क्या हो रहा है हुजूर?
देखिए, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि 18 से 19 ग्रेड में वो कैसे पहुँचे हैं और उसके पीछे, मगर इतना मुझे पता है कि जो यहाँ पे डीजी नादरा बैठा है, कर्नल मीर अजम, और जो HR में लोग बैठे हैं, या ऊपर जो चेयरमैन बैठा है उस्मान मुबीन, वो किसी किस्म के प्रेशर से गलत काम करे, इम्पॉसिबल है। मुझे नादरा के अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आती है, क्योंकि इंटीरियर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से माजी में भी चला है, अभी भी चल रहा है। क्योंकि माजी में इस वजह से चला है कि वहाँ पे बहुत अच्छा क्रेडिबल बंदा चौधरी निसार जैसा था, और आज इस वजह से चल रहा है कि आज भी जो, ठीक है ब्रिगेडियर एजाज अभी आए, मगर जो आज़म सुलेमान जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल और ईमानदार बंदे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छे टीम के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास बंदा है तो वो है। तो इस वजह से वो इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे गलत काम हुआ हो इंटीरियर मिनिस्ट्री में। उसको पहले आप विज़िट करें, उसकी सही तहकीक करें, और उसके बाद मैं भी पूछता हूँ अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं सर बाकायदा मीडिया ने वो जो लेटर है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो गर्दिश कर रहा है मीडिया में, और मेरा ख्याल है इस वक्त तक वायरल भी हो चुका होगा सोशल मीडिया पर। देखें, आपको नूरुल आरफीन, आपको पता है कि मैं हमेशा ठोस सबूत के साथ बात करता हूँ। मैं एक खुद इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, क्योंकि कॉलम लिखने के लिए मुझे हर चीज़ के तह तक पहुँचना पड़ता है, तो मैं हर जगह पे इन्वेस्टिगेशन करके फिर लिखता हूँ। राइट चीज़ आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, हुजूर आपका दौर कोई ऐसा पाकिस्तान में जो याद रखा गया था। राइट सर, राइट। मैं एक ख़त्म तो करूँ ना मेरी बात नूरुल आरफीन, मेरी बात। आपने जो एहसन इकबाल की बात की, बात यह है कि एहसन इकबाल साहब ने जो बात की वो माने या नहीं माने, मगर इमरान खान साहब एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। आवाम को जो आज भी एतमाद है वो उसका हासिल है। रही बात कि भाई इसके फ़ैसले, अकबर बादशाह था, अकबर बादशाह जो है वो एक अच्छे कैप्टन थे, मगर उसने बीरबल जैसे वज़ीरों को आगे करा, उसने ऐसी अपनी टीम बनाई। उस जगह पे थोड़े बहुत ज़रूर फकदान है, मैं समझता हूँ, मगर विल सर ऑन लाइटर नोट के साथ भी इमरान खान साहब की टीम का बीरबल कौन है? फवाद चौधरी, फैसल वाडा, शहरियार साहब, जो अब नहीं है। उधर गलतियां हैं, उधर गलतियां हैं। मेरी आज भी हसन निसार से जब मेरी बात कुछ दिन पहले हुई, उसने कहा कि मैंने पहले ये कहा था कि अगर कैप्टन अच्छा है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तो उसने कहा मैं लफ्ज़ वापस लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप वापस नहीं लें, मायूसी कुफर है। इस वजह से कि जब भी लीडर जो है वो अच्छा होता है, उससे गलतियाँ ज़रूर होती हैं, मगर उसकी लीडर की विल जो है किसी न किसी टाइम पे, किसी न किसी मोड़ के ऊपर उसको सही डायरेक्शन के ऊपर लेके जाती है। वो गलतियों से सीख कर भी मगर अपनी विल को पूरा करने के लिए आगे पहुंच सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि जो चीज़ें 2-3 महीनों में हो जानी चाहिए थी, उसके अंदर थोड़ी बहुत ज़रूर कमज़ोरियाँ हुई है, गलत डिसीजन हुए हैं, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के ऊपर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से राइट डिसीजन नहीं हुए होंगे। मगर उसके अंदर अगर मायूसी पैदा करें और माजी को याद करें, बिल्कुल गलत है। आज भी कोई माजी को नहीं याद करा है, आज भी लोगों का एतमाद खान साहब के ऊपर है, और मैं समझता हूँ टाइम के साथ, हालात के साथ कुछ गलतियाँ हुकूमत सुधारेगी और आवाम को एतमाद भी नज़र आएगा, कुछ डायरेक्शन नज़र आएगी, और आप देखेंगे कि आगे आपको बेहतरी की तरफ आपको माहौल जाता हुआ नज़र आएगा, मायूसी नज़र नहीं आएगी। लेट्स होप। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, पीपल्स पार्टी का इजलास हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर मुशावरत, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की भी मुलाकात की खबरें गर्दिश में हैं। हुजूर ये मुझे बताइएगा, ये क्या वक्त का पहिया उल्टा चलता देख करके ये इजलास हो रहा है, अफ्तार पार्टी की दावतें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ों की शुनीद है, या वाकई वो जो बाकायदा नैब में हर दूसरे दिन तलबी होती है, जिस पर एक खबर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब कल खफा भी हो गए थे। मेरा ख्याल है कि अब हांडी तकरीबन पक ही चुकी है, इसी एक नुक्ते तक उनको लाना मकसूद था और वो आ तो चुके, और अब झुंझला करके वो कोई शायद गलती करेंगे। मैं गलत कह रहा हूँ सर? देखिए, ये मज़हबी त्यौहार है और इसमें एक दूसरे को दावत दिया जाता है इफ्तार पार्टी की। ये तो ट्रंप ने भी दिया था, यहाँ आपस में भी हमारे रोज़ाना इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। ये तो मज़हबी त्यौहार में आ कर के एक दूसरे के साथ दावतों में बैठना होगा। हाँ, उधर सियासी बातें भी होंगी। अब ये सियासी बातें बाद में होंगी, चाय पर होंगी, खाने पर तो इफ्तार की बातें होंगी और इबादत की बातें होंगी और हक़ और इंसाफ की बात होगी। आगे देखेंगे, घबराहट का शिकार नहीं करेंगे पूरी कौम को, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि 100 दिन इनको दे देंगे
और 100 दिन के अंदर अंदर ये फिर अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करेंगे। उससे पहले हमें भी अपनी स्ट्रेटजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑन अ लाइटर नोट, का जो हक है उस 100 दिन के बाद रखना पड़ेगा। उस 100 दिन के बाद ये मुंतशिरुल ख्याल अपोजिशन मजीद 200 दिन दे देगी, उस 200 दिन के बाद मजीद आप 300 दिन दे देंगे। आपको लगता है वाकई कि इस वक्त फसल पूरी तैयार हो चुकी है? आपको लगता है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी जो यकीनन महंगाई से आजिज़ आ चुका है, आपको वाकई लगता है या आप अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त नब्ज़ पे हाथ रखें तो कैसे? आप इस वक्त लोगों को कामयाबी के साथ सड़कों पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उतार नहीं पाएंगे। अभी तक हम ऐसा कोई मौका इस्टेब्लिशमेंट को नहीं देना चाहते हैं कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल करके कोई एक्शन करे, इसलिए हम लोग भी धीरे धीरे सियासी तौर पर कदम बढ़ाएंगे। गो कि इमरान खान हमारे कबीले का नहीं है, लेकिन आप सोचें कि हमने नवाबजादा नसरुल्लाह के रूह को जब ये यकजा हो जाएंगे तो उसके रूह को हम ताज़ा ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वक्त बता देगा। अभी ऐसे सर आपने कबीले की बात की, अगर आप थोड़ा सा अगर आप ब्रेक पर पाँव रखें तो मैं कुछ अर्ज करूं। आपने इमरान खान साहब को खारिज ही कर दिया कबीले से, वो हमारा न सही और कबीलों का सही, हमसे पसपा कोई लश्कर नहीं देखा जाता, मुझको समझना है तो मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता। ये भी तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब एक समंदर हो। मैं शायद कुछ अजीब सी बात कर रहा हूं, प्लीज पार्डन मी। हाँ, लेकिन ये हम तो चाहते थे कि ये सियासी समंदर के में आ जाए, लेकिन ये सियासी समंदर का नहीं है। ये अपने आप को साबित कर रहा है। कोशिश इसकी ये है कि मैं वक्ती तौर पर शौकिया वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, उसको टाइटल वज़ीर आज़म लेना था। इस मुल्क को शौकिया वज़ीर आज़म के टाइटल से निकलना पड़ेगा। इमरान खान शौकिया वज़ीर आज़म के बाद वापस जाएगा और अपने लंदन में बकिया ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है, जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हम जानते हैं कि अकीदतमंदी क्या होता है, आप इल्ज़ाम लगा दें, आप कहें करप्ट है और वो कहे कि जनाब ये करप्शन। हम ये बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जो जहनी तौर सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। बिल्कुल मुझे वाइंड अप की कॉल दी जाने वाली है। मैं वक्त को गनीमत जानते हुए एक मौके का सवाल रमेश कुमार साहब से पूछता चलूं, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि मुझे वाइंड अप करना है। हुजूर ये मुझे बताइएगा, केपीके में हुकूमत की रिट के साथ जो फुटबॉल खेली जा रही है, डॉक्टर्स अपनी जगह अड़े हुए हैं और डॉक्टर्स के जो सरपंच हैं, वजीर सेहत तब्दीली वाले, उनका कोई कज़िया हो नहीं पा रहा है। आपके ख्याल में इस मामले का खुमियाजा मज़ीद कितने दिन केपीके के अवाम भुगतेंगे? कब हुकूमत इंटरवीन करेगी? कब तब्दीली वालों को ख्याल आएगा? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हो रही है, और मैं समझता हूँ डॉक्टर्स को भी जो है वो अपने पेशे के हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि हम मरीज़ों को इंसान ह्यूमन बीइंग के साथ हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसकी जस्टिफाई चीज़ें नहीं है, मीडिया के सामने, आवाम के सामने वो चीज़ें लानी चाहिए, मगर उसको सही तरीके से एक दिन के अंदर हैंडल करने चाहिए। अगर गलत है तो आज नूर आलफिर भी कहेगा कि ये डॉक्टर गलत कह रहा है, और आयतुल्लाह दुरानी भी कहेगा कि ये गलत कह रहे हैं। तो इस तरीके के वो चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए, मगर इस किस्म का एहतजाज जो है और ज़्यादा देर चले, क्योंकि ब्लैकमेलिंग वाला इस सिस्टम जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की आज़ादी के होते हुए ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम। सर लास्ट मिनट बिल्कुल आ चुके हैं। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों का अपनी शो में शिरकत पर एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। हुजूर प्रोग्राम का नाम है मेरी जंग। आज चूँकि प्रोग्राम की ओपनिंग थी, आज इसलिए हमने थोड़ा सा टुक करके शोएब मोहम्मद की तरह बैटिंग भी की है। आप लोगों से इल्तिमास है कि खातिर जमा रखिए, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम्स में आपको मदऊ करता रहूँगा, आपके सब्र का इम्तिहान ज़रूर लूँगा। ये रहेगी हर उस शख्स के साथ जिससे जंग की जानी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।